तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों आज आपका जियोग्राफी का, जी हाँ बच्चों, क्लास 12th का जियोग्राफी जिसको हिंदी में आप भूगोल बोलते हैं, उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है टर्म 2 के लिए, यानी जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए 2021-22 सेशन है आपका। इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जितना हो सके मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और मैं अवॉइड कर रहा था आज का ये वीडियो डालना, क्योंकि एक्चुअली कल मेरा भी पेपर है, कल इंग्लिश का पेपर है मेरा, ठीक है, कॉलेज का। तो सोच रहा था कि मैं पढ़ूं अपना, बट बच्चों के इतने सारे फ़ोन आ रहे थे, बच्चे इतने मैसेज कर रहे थे कि सर सॉल्यूशन बताइए, किसी ने नहीं बताया हमें, ठीक है, आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, वीडियो बना देते हैं आपके लिए, इससे आपका हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है, 35 नंबर का आपका ये पेपर हुआ है और 2 घंटे आपको अलाउ किया गया है इस पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है सामान्य निर्देश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, सेक्शन ए में मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है, जो कि मुख्यतः 3 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के होंगे आपके, 6 नंबर के कह रहा हूँ, टोटल ये सेक्शन 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो फिर दूसरा आ जाता है हमारा सेक्शन बी आ जाता है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि परंपरागत क्या होता है और अपरंपरागत क्या होता है, ठीक है, या गैर परंपरागत जिसको आप कहते हैं। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारा कोयला, तेल, ठीक है, गैस वगैरह, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है या जमीन खोद करके हमने निकाला है। और एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत क्या होता है, जो हमने खुद से बनाया है, जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कि आपका सोलर प्लांट हो गया, ठीक है ना, यानी सूरज से हम लोग बिजली बनाते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, थर्मल मतलब वो थर्मल कह रहा हूँ, ये होता है ना एक जो गोल सा घूमता है आपका पंखे जैसा, उससे हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको पवन चक्की आप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। तो इसमें पूछा है कि परंपरागत ऊर्जा जो के स्रोत की विशिष्ट विशेषताओं को आपको बताना है। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मैंने आपको बताया, कोयला हो सकता है, तेल हो सकता है, आपका गैस हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अब इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये परंपरागत जो है ये हमें क्या है, बने बनाए मिले हुए हैं, ठीक है। धरती के अंदर से हमने क्या किया है, बस इनको निकाला है और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम रिफाइन करके, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं हैं कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊर्जा के संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना जो ऊर्जा की नीड है, यानी कि जो जरूरत है, उसको पूरा कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कार चलाते हैं, कार में क्या है, पेट्रोल डीजल डलता है जनरली, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल आज के टाइम पे तो अवेलेबल है, वो क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। तो पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, लेकिन आगे चल के एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से खत्म हो रहा है आपका ये पेट्रोल डीजल, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब हमें जो क्या करना होगा, गैर परंपरागत के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो गैर परंपरागत में क्या लिख लेंगे आप कि जैसे ईवी होता है हमारा, जैसे कि आप रिक्शा देखेंगे, ई रिक्शा देखते होंगे, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, वो क्या है कि वो बिजली से चार्ज होता है और फिर उससे चलता है। अब बिजली को भी आप देखेंगे तो परंपरागत रूप से भी बिजली बनाई जाती है कोयले को जला करके, और गैर परंपरागत रूप से भी बनाई जाती है, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे कोयला हो गया आपका, तेल हो गया, गैस हो गया, इन सब के बारे में आपको कुछ कुछ बातें बता देनी है और इनकी कमियां भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। विशेषता के अंदर दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए चिकित्सा पर्यटन को स्पष्ट कीजिए। ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में,
पहले वाले में, ठीक है। तो चिकित्सा पर्यटन क्या है, ये आपका एज इट इज सपोर्टिंग के अंदर दिया हुआ है। देखिए चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला है आधारभूत उद्योग व गैर आधारभूत उद्योग में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ध्यान से देखिए आधारभूत उद्योग क्या होता है और गैर आधारभूत उद्योग क्या होता है। देखिए आधारभूत उद्योग वो होता है, वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोह उद्योग, देखेंगे लोहा उद्योग ऐसा उद्योग है जिसके ऊपर अन्य उद्योग जो है, अन्य फैक्ट्रियां डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए एक लोहा प्रोड्यूस करने वाला फैक्ट्री है, उससे तरह तरह के फैक्ट्री जो है लोहा खरीदेंगे। किसी को कार बनाना है, किसी को कुछ बनाना है तो लोहा खरीदेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी को दरवाजा बनाना है तो वो भी उस उद्योग से संपर्क करेगा, समझ रहे हैं। तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग होता है जो कि अन्य उद्योगों का आधार होता है, एक तरह से बेस होता है, जिसके बिना अन्य उद्योग नहीं चल सकते, वो आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगला है कि गैर आधारभूत उद्योग में अंतर बताना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गैर आधारभूत उद्योग में मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय होते हैं जो बुनियादी और गैर बुनियादी व्यवसाय सहित स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं, ठीक है ना। बुनियादी व्यवस्थाओं के उदाहरणों में बड़ी विनिर्माण और खनन कंपनियां शामिल है, जब गैर बुनियादी व्यवस्थाओं में डिनर सेवा कंपनी, छोटी परामर्श कंपनियां और सुविधा स्टोर शामिल है। तो इस तरह से कुछ आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला इसी में एक अथवा दे दिया आपको, कृषि आधारित उद्योग व वनों पर आधारित उद्योग में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, ऐसे उद्योग जो मुख्यतः कृषि से उत्पादित चीज कच्चे माल पर आधारित होते हैं उनको हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी वाला उद्योग हो गया, तेल, ये सब उद्योग, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है जैसे कि चीनी उद्योग है, चीनी बनाने के लिए उसको गन्ना चाहिए, गन्ने के लिए क्या रहेगा, वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, यानी कच्चे माल पे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, कृषि का कच्चा माल आना चाहिए। तेल उद्योग है, तेल आपको बनाता है सरसों का तेल, तो सरसों के तेल के लिए उसको सरसों जो फसल है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब सरसों फसल कहाँ से आएगा, कृषि होगी, कृषि करने के बाद सरसों उगाया जाएगा तो वहाँ से कच्चा माल आया तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा वो उद्योग। तो ये हो गया आपका कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, वनों पर आधारित उद्योग क्या होते हैं। ऐसे उद्योग जो मुख्यतः वनों से उत्पादित कच्चे माल पर आधारित होते हैं वनों पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि कागज, बीड़ी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको कागज बनाना है तो आपको क्या है, लकड़ी चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है। इस तरह से बीड़ी वगैरह का भी एग्जाम्पल, ठीक है, ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं, ये हो गया आपके क्वेश्चंस। उसके बाद है आपका खंड ख यानी कि सेक्शन बी, इसके अंदर है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है आपके। तो यहाँ पर देखिए तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछा है आपसे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऊपर की लाइन में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तृतीय, यहाँ पर देखिए तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें से आपको ढूंढना है, ठीक है ना। इनमें मतलब तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन को कैसे मापा जाता है। तृतीय क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर भी कहते हैं, इस कथन को बताना है। जैसे कि मैं 4.3 आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि 4.3 में बोला है कि तृतीय क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर भी कहते हैं, इस कथन को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप होता है उसको सेवा सेक्टर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसाय उत्पादित सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, दुकानदार, चाल, कोषदाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप के मुख्य अंतर यही है कि सेवा द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर आधारित निर्भर करती है, ठीक है। मतलब ये कुछ बातें हैं आपका, तो इस तरह से आपको लिख देना था। तो वही है तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला है हमारा सेक्शन सी के अंदर
की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल की प्राप्ति जो है तक अभिगम्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3 आपको उदाहरण दे करके बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो उद्योगों का जब हम बनाते हैं, उद्योग कहीं कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो वहाँ कच्चा माल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसके बारे में आपको बता देना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने निकाल के रखा था आपके लिए ये कच्चा माल वाला, ये रहा। देखिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। जहाँ पर भी उद्योग लग रहा है भाई, ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत देखा जाता है। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग आदि, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको लिख देना था। 3 नंबर के क्वेश्चन में है आपका, ठीक है। नीचे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं, उपयुक्त उदाहरण के सहित आपको बताना है, ठीक है ना। इंग्लिश में है कि ह्यूमन बीइंग हैव इवोल्यूटेड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम, ठीक है ना। इलेबोरेट द स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल एग्जांपल्स। आपको ये बताना है कि जो आदमी लोग हैं, मानव लोग, ठीक है, उन्होंने हर काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने जो संचार है, कम्युनिकेशन के माध्यम को उसने क्या किया है, मतलब विकसित किया है। तो उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। पहले क्या था, पहले आप देखते थे कि अगर बिल्कुल शुरू की मैं बात करूं, आदि मानव टाइम की, तो वहाँ पर तो कोई संचार का माध्यम था ही नहीं। उसके बाद अगर आगे की बात करूं, धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ, तो संचार के लिए क्या करते थे, चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, डाकिया आया करता था, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 फिर क्या हुआ, फ़ोन वगैरह आया। फ़ोन वगैरह के बाद आज देखेंगे संचार का माध्यम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, आपको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका इसी में 8वां में है कि भारत में इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन एवं प्रभावी संचार विधा के रूप में कीजिए। भारत में इंटरनेट की खासियत या कह लीजिए लाभों के बारे में बताना है यहाँ पर आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रभावी व नातक व्यक्ति संचार प्रणाली कौन सी है। तो वही इंटरनेट के बारे में बोला गया है कि इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़े उपलब्ध कराता है। यानी कि इंटरनेट के बारे में आपको जितना हो सके अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। ईमेल के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो आंतरिक जलमार्ग जो है समुद्री जलमार्ग से किस प्रकार भिन्न होता है, वो आपको बताना है। और जल परिवहन वायु परिवहन से क्यों बेहतर है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर। पहले तो आंतरिक जलमार्ग होता क्या है ये समझिए। देखिए, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है ना, नदियों, नहरें, झील तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं, ठीक है ना। ये आंतरिक जलमार्ग की बात हो रही है। नॉर्वे तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहक हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। सघन वनों में, यानी कि जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियाँ ही परिवहन की साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ियाँ तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली नदियों को काउंट किया जाता है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उसके अंदर से आंतरिक जलमार्ग होता है, ठीक है। तो ये था आपका आंतरिक जलमार्ग। और इसकी अगर मैं बात करूँ समुद्री मार्ग की, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि आंतरिक जलमार्ग समुद्री मार्ग से किस प्रकार भिन्न है, तो ये तो था आपका आंतरिक जलमार्ग। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, आपका समुद्री जलमार्ग क्या है, ठीक है। तो समुद्री जलमार्ग क्या होता है ना, बेसिकली महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाला एक ऐसा महामार्ग प्रस्तुत करता है जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती है। तो बस इतना ही लिख देना था आपको, ठीक है। महासागर एक ऐसा मतलब मार्ग प्रदान करता है ना कि जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, चारों तरफ आपके लिए खुला ही खुला है, ठीक है ना। लेकिन जो आंतरिक जलमार्ग होता है ना, उसमें एक दिशा निर्धारित है कि आपको उसी साइड से जाना है, क्योंकि वो वनों से घिरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इसी में जुड़ा हुआ है कि जल परिवहन वायु परिवहन से किस प्रकार बेहतर है, वो आपको बताना है बच्चों। तो जल परिवहन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना।
महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर जल परिवहन के बारे में बता दिया। इसमें ईंधन की खपत कम होती है क्योंकि घर्षण कम होता है। वहीं अगर मैं वायु परिवहन की आपसे बात करूँ तो वायु परिवहन में क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो, लेकिन उतना वजन लेकर के नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। यही चीज़ है ना आपका, यह पूछा देखिए कि जो जल परिवहन होता है वायु परिवहन से क्यों बेहतर माना जाता है। तो वो इसीलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि जल परिवहन में आपको क्या है कि कितने भी भार को आप ले जा सकते हो, कम खपत होता है, ईंधन का कम खपत होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप बोल सकते हो कि जल परिवहन जो है वायु परिवहन से बेहतर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 5 नंबर के लायक था, मैंने अलग अलग तरीके से समझा दिया आपको, एनसीईआरटी की मदद लेकर के, आपका सपोर्टिंग का मदद लेकर के, जितना हो सकता है आपको। अगला है आपका नमामि गंगे कार्यक्रम में नदी प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से उद्देश्यों को स्थापित किया गया है, स्पष्ट करना है आपको। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, ठीक है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है। शहरों में सीवर जो है ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराना, औद्योगिक प्रवाह की जो निगरानी करना, नदियों का विकास करना, नदियों के किनारों पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई करना, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम विकास करना, ठीक है ना। इस तरह से आप नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में लिख सकते थे। ये एनसीईआरटी के अंदर आपका एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है गंदी बस्ती में रहने वाले लोग अनेक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, ठीक है ना। इसको तर्क के साथ आपको बताना है, कथन का विश्लेषण करना है 5 नंबर में। तो ये बता देते हैं भाई, गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्या। थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखिए, पहला है कि जल की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं होती है। अगर गंदी बस्तियों में कोई रहता है तो उसको जो पानी है वो ठीक तरह से नहीं मिलता है। आधारभूत सुविधाएं जो है, बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, वो भी ठीक से नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य व शिक्षा जो है, इससे संबंधित समस्याएं भी रहती है। अनियोजित व अनाधिकृत बस्तियों की बढ़ती संख्या से दिक्कतें, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनको आपको एक्सप्लेन करके लिख देना। तो थॉट बेस पे आया था, पूरा कुछ खास नहीं है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद है कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का उद्देश्य भरमौर प्रदेश में विकास करना है। इस परियोजना के सामाजिक व कृषि संबंधित लाभकारी प्रभावों का आपको क्या करना है, इस पर प्रकाश डालना है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये देखिए रहा, नहीं ये वाला नहीं है, इधर ये रहा, ठीक है। यहाँ पर है, यह क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने व हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के समानांतर विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके लिए निम्न कदम उठाए गए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा मानचित्र वाला। ये मानचित्र यहाँ से हटा दिया है तो यहाँ पर दिक्कत होगा समझाने में, ठीक है ना। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ कि बिहार में स्थित तेल शोधन कारखाना, तो ये बेगूसराय वगैरह हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये मानचित्र बच्चे ने क्या मतलब आपका पेपर में लगाना था ये मानचित्र, तो यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपने देखा होगा आज की वीडियो मैंने जल्दी में बनाई है, क्योंकि मन तो वैसे नहीं था मेरा बनाने का, लेकिन मैं सोचा कि बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बना देते हैं, ठीक है। पेपर की अगर मैं बात करूं तो एकदम डिसेंट पेपर था, कुछ हार्ड नहीं था। प्री बोर्ड का पेपर ऐसा आया है, बोर्ड का पेपर और आसान आने वाला है, ठीक है। तो डरना मत भाई लोग, एकदम बिंदास होकर के तैयारी कीजिए अपनी, बस। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, मैं बहुत देख रहा हूँ आप वीडियो देख करके चले जाते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आप हमारी फैमिली में जुड़ सकते हैं और भी हमारी फैमिली बड़ी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं एटलीस्ट सभी तो लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।